रात के गहरे सन्नाटे में दिल्ली के एक अत्यधिक सुरक्षित कमरे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी का फोन अचानक बज उठता है और फोन स्क्रीन पर एक कोडेड मैसेज दिखता है। मैसेज पढ़ते ही अधिकारी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसमें लिखा था, हमजा अली मजारी से अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है ये। कराची के लियारी इलाके में रहमान डकैत की गैंग के जरिए समुद्र के रास्ते 10 से 12 ट्रेंड आतंकवादी भारत भेजे जा रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य मुंबई शहर है। वो समुद्री नावों का इस्तेमाल करेंगे। हथियार और विस्फोटक पहले से ही तैयार हो चुके हैं। समय बहुत नज़दीक है। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो भारी तबाही हो सकती है। अधिकारी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जानता है कि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये देश की इंट्रिंसिक सेफ्टी का आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन अगले कुछ घंटों में ही ये संदेश दबा दिया जाता है। फाइल ऊपर चली जाती है और फिर पूरी तरह गायब भी हो जाती है। आपको बता दें कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये वो हकीकत है जो हमजा अली मजारी के उदय के दौरान घटी, जब भारत की इंट्रिंसिक सेफ्टी पूरी तरह दांव पर लग चुकी थी। आज हम उस अंधेरे अध्याय को खोलते हैं जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो को बार बार डिटेल चेतावनियां मिली, लेकिन उन्हें किस स्तर पर दबाया गया और क्यों। सब कुछ शुरू होता है पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके से। 2000 के दशक की शुरुआत में हमजा अली मजारी नाम का एक युवक, जिसकी असली पहचान भारत की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में खुफिया तरीके से घुस रहा था और रहमान डकैत की गैंग में उसका रोल बढ़ता जा रहा था। वो वहां सिर्फ एक साधारण गुंडा नहीं बन रहा था, वो एक गहरे कवर में काम कर रहा था, लेकिन उसकी हर छोटी बड़ी चाल भारत के लिए अहम खुफिया जानकारी ला रही थी। वो देख रहा था कि कैसे आतंक के बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जा रहे थे, कैसे हथियार, पैसे और हमले के प्लान भारत की ओर बढ़ रहे थे। हर रात वो मौत के साए में जी रहा था, लेकिन फिर भी जानकारी भेजता जा रहा था। पहली बड़ी चेतावनी आई 2007 के अंत में। हमजा ने अपने हैंडलर को एक सुरक्षित चैनल से डिटेल मैसेज भेजा। उसमें साफ लिखा था, लियारी गैंग के जरिए समुद्र के रास्ते 10 से 12 आतंकवादी भारत भेजे जा रहे हैं। उनका लक्ष्य मुंबई शहर है। वो नावों का इस्तेमाल करेंगे। हथियार और विस्फोटक पहले से तैयार किए जा रहे हैं। समय बहुत करीब है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के फील्ड ऑफिसर ने इसे तुरंत हेडक्वार्टर भेज दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, सोर्स की रेटिंग बहुत हाई है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन दिल्ली में मिड लेवल एनालिस्ट ने इसे सिर्फ अनकॉन्फर्म्ड अफवाह कहकर फाइल को लटका दिया। कोई फॉलोअप नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। बस एक छोटा सा नोट लिख दिया गया कि पाकिस्तान से ऐसी अफवाहें पहले भी कई बार आई हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उधर हमजा ने अपनी जान का खतरा मोल लिया। उसने दूसरी और भी डिटेल चेतावनी भेजी मार्च 2008 में। इस बार मैसेज में और ज्यादा डिटेल्स थी। उसने लिखा, प्लान अब फाइनल हो चुका है। आतंकवादी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। हथियार लियारी से आ रहे हैं। मुख्य टारगेट हैं ताज पैलेस होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस, और हमला समुद्री रास्ते से होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप लेवल तक ये मैसेज पहुंचा। डायरेक्टर लेवल पर चर्चा भी हुई, लेकिन फिर दबाव शुरू हो गया। ऊपरी स्तर से साफ निर्देश आए कि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब मत करो, इंटेलिजेंस को और क्रॉस चेक करो। और हमजा का नाम लिया गया और ये कहा गया कि ये सोर्स भरोसेमंद तो है। और फिर चेतावनी को रूटीन इंटेलिजेंस में बदल दिया गया। कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। मुंबई पुलिस को सिर्फ एक सामान्य चेतावनी भेज दी गई कि सतर्क रहें। हमजा लियारी की और गहराई में घुसता जा रहा था। उसने गैंग के अंदरूनी लोगों की बातें सुनी ली और उसे पता चला कि प्लान और भी डिटेल्ड हो रहा है। उसने फिर से जून 2008 में तीसरी चेतावनी भेजी। इस बार मैसेज में और स्पष्ट जानकारी थी कि नावें कराची से निकलने वाली हैं। हमला लगभग 26 नवंबर के आसपास होगा। इसमें लगभग 10 आतंकवादी शामिल हैं। हथियार और रेडियो सेट पहले से पहुंच चुके हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक युवा ऑफिसर ने इसे पर्सनली डायरेक्टर को दिखाया और वो रात भर जागता रहा। फाइल पर लिखा था, इमीडिएट थ्रेट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजें। लेकिन फाइल ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस गई। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, अभी चुनावी साल चल रहा है, पैनिक मत फैलाओ। हमजा का मैसेज जो उसने अपनी जान पर खेलकर भेजा था, एक ड्रॉअर में बंद होकर रह गया। लेकिन हमजा रुका नहीं। एक बार फिर उसने चौथी और सबसे आखिरी बड़ी चेतावनी भेजी अक्टूबर 2008 में।
इस बार उसने लिखा, सब कुछ तैयार हो चुका है, हथियार और आतंकवादी नाव पर सवार होने वाले हैं। अगर अब भी नहीं रोका गया तो मुंबई में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस, सब पर हमला होगा। समुद्री रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हलचल मच गई। कुछ ऑफिसर चिल्लाए, ये बिल्कुल रियल है, हमजा का ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट है। और फिर टॉप लेवल पर एक मीटिंग हुई। लेकिन वहां क्या हुआ आज भी एक राज है। कुछ सोर्स बताते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर था, कुछ कहते हैं कि एजेंसियों के बीच राइवलरी थी, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और कुछ कहते हैं कि ऊपरी स्तर पर डिनायल था, ऐसा कुछ नहीं होगा। और चेतावनी को फिर से लो प्रायोरिटी में डाल दिया गया। हमजा का राइज तो जारी रहा, लेकिन उसकी आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया। हमजा हर रात लियारी के अंधेरे गलियारों में घूमता, मौत के साए में। उसने अपनी फैमिली, अपनी असली पहचान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो हर वक्त सोचता था कि मेरा देश मुझे सुन रहा है। लेकिन दिल्ली में एयर कंडीशनड ऑफिसों में फाइलें सिर्फ घूम रही थी। एक ऑफिसर ने हमजा को बताया, हम सब जानते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर से ऑर्डर आया है, डोंट रॉक द बोट। और फिर नवंबर 2008 आया, ठंडी हवाओं के साथ वो घातक रात। 26 तारीख, मुंबई की चमकती रोशनियों के बीच अचानक नरक टूट पड़ा। समुद्र से उतरे 10 आतंकवादी जो AK-47 थामे हुए थे, ग्रेनेड और RDX से लैस, और फिर वो पूरे शहर पर टूट पड़े। ताज पैलेस पर हमला हुआ। होटल में आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं। गोलियों की आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। मेहमान और स्टाफ जो कुछ घंटे पहले तक शांति से डिनर कर रहे थे, अब मौत की दहशत में भाग रहे हैं। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी यही मंजर था। खून से सनी दीवारें, चीखें और धमाके। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। सैकड़ों यात्री जो घर लौटने की राह देख रहे थे, अचानक फायरिंग की चपेट में आ गए, और पूरे प्लेटफॉर्म पर लाशें बिछ गईं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। उधर नरीमन हाउस, जहां यहूदी परिवार और इजरायली नागरिक ठहरे हुए थे, उन्हें भी पूरी तरह घेर लिया गया। आतंकियों ने अंदर घुसकर बंधक बनाए। वहां की चीखें और गोलीबारी की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं, और कुछ ही देर में पूरे शहर में आतंक फैल गया। 60 घंटे से ज्यादा चला ये सिलसिला, और जब धुआं छटा तो सामने आई भयानक तस्वीर। लगभग 166 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें विदेशी मेहमान भी थे। सैकड़ों घायल हुए, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। परिवार बिखर गए। माएं बेटों का इंतजार करती रहीं, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। हमजा अली मजारी उस वक्त कराची के लियारी इलाके में था, रहमान डकैत की गैंग के अड्डे पर, जहां आतंक के मास्टरमाइंड्स जश्न मना रहे थे। टीवी स्क्रीन पर मुंबई की लाइव तस्वीरें आ रही थीं। जलते होटल, भागते लोग, पुलिस की नाकामी। हमजा का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। उसकी आंखें सूख गईं, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि ये मेरी चेतावनियां थीं, जो 4 बार भेजी। डिटेल रिपोर्ट्स, जिनमें तारीख, जगह, नावों का रूट, सब कुछ पहले से बताया था। लेकिन दिल्ली में उन रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। फाइलें घूमी, मीटिंग्स हुईं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस रात हमजा ने अपने हैंडलर को आखिरी मैसेज भेजा। उंगलियां कांप रही थीं। उसने लिखा, मैंने सब कुछ किया, अपनी जान पर खेलकर 4 बार डिटेल भेजी। प्लान, तारीख, टारगेट, सब कुछ बताया। मैंने मौत के मुंह में घुसकर ये जानकारी निकाली। लेकिन आपने ये सब क्यों नहीं रोका? क्यों मेरी आवाज को दबा दिया गया? अब देख लो, मुंबई जल रहा है। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस खाली स्क्रीन। लेकिन दिमाग में वो चीखें गूंज रही थीं। उस पल उसने फैसला कर लिया, अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि बदला लेना भी है। ये वो पल था जब एक अकेले एजेंट की चेतावनियां देश की सुरक्षा को बचा सकती थी। लेकिन सिस्टम की चुप्पी ने सैकड़ों जिंदगियों की कीमत वसूल ली। मुंबई की सड़कें खून से लाल हो गईं, और वो लोग जो ये सब जानते थे, वो चुप रहे। अब सवाल उठता है, ये दबाव किस लेवल पर था? क्या मिड लेवल ऑफिसरों ने चेतावनियों को रोका, या डायरेक्टर लेवल पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन था?
या फिर पूरी सिस्टम की ही कमजोरी थी? क्या एक एजेंट की जिंदगी की कीमत कागजों से ज्यादा नहीं होती? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदरूनी सोर्स आज भी कहते हैं कि हमजा की हर चेतावनी टॉप लेवल तक पहुंची थी, लेकिन वहां फैसला लिया गया, अभी एक्शन मत लो। देश की सुरक्षा से ज्यादा अफसरों अपनी कुर्सियों की सुरक्षा ज्यादा अहम लगी। हमजा का राइज उसके बाद भी जारी रहा। वो और गहराई में घुसता गया, लेकिन वो घाव कभी नहीं भरा। 26/11 के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ बदलाव हुए, नए प्रोटोकॉल बने। जब खुफिया एजेंसियां चुप हो जाती हैं, तब पूरा देश उस चुप्पी की भारी कीमत चुकाता है। दोस्तों, ऐसी रियल स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वैसे आपने धुरंधर मूवी के दोनों पार्ट्स देखे हैं? कमेंट में एक बार जरूर बताएं।